हेलो एंड वेलकम टू द इजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टिबू मॉडल। टिबू मॉडल में सबसे पहले तो नाम को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मैं यहीं से शुरू करता हूं। मैंने देखा, मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूंगा ऑब्वियसली एकेडमिक वर्ल्ड में, मेजॉरिटी ऑफ देम वो प्रोनाउंस करते हैं टाइबूट, क्योंकि स्पेलिंग जैसा कि आप बोर्ड पे देख ही रहे हैं कि TIEBOUT, तो इसको जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे तो ये टाइबूट हो जाएगा। लेकिन हमारे मैं उनको उस्ताद तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक जगह रेफ्रेशर कोर्स अटेंड किया था मैंने, और प्रोफेसर गोविंदा राव जो पब्लिक फाइनेंस के, पब्लिक इकोनॉमिक्स रिलायबल लोगों में से हैं, फाइनेंस कमीशन के मेंबर भी रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस के डायरेक्टर भी थे, 2 टर्म डायरेक्टर रहे शायद वहां पर। तो उन्होंने कहा था करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ये टिबू है। ये मुझे बात याद रही, तो मैंने उसको फिर चेक किया, तो उसको टिबू ही प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन आपको ज्यादातर लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे टाइबूट, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लेगा। टिबू इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। चार्ल्स टिबू उनका पूरा नाम था। 1924 में पैदा हुए और उनकी डेथ हुई है 1968 में। मतलब देखा जाए तो 43-44 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। मतलब अगर पूरा 24 से 44 होते हैं, हो सकता है पूरा ना हुआ, हो सकता हो गया हो, तो 48 साल की उम्र में, 43 या 44 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और उस बीच में उन्होंने, उनका ये काम जो है फॉर लोकल पब्लिक गुड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट हुआ कि टर्म बन गई वोटिंग बाय फीट। मैं सब एक्सप्लेन करूंगा इसमें। एक और चीज है, और ये मेरी आदत है एज ए टीचर, चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियो बना रहे हो कैमरे के सामने, कि मुझे ये बताना चाहिए और मैं ये बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए या समझने के लिए आपको कौन सी बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। क्योंकि अगर वो बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में फिर आप नहीं समझते, फिर तो बहुत मैकेनिकल हो जाता है। तो हो सकता है बहुत से लोग मैकेनिकल स्टडी करते हैं, गुड लक टू देम, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ठीक से समझना चाहते हैं उनके लिए मैं बताऊं उसके लिए क्या क्या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए। और फॉर्चुनेटली EZ क्लासेस पर, ये इजी क्लासेस कहिए उसको, इस पे वो मौजूद है, यानी थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स, जो कि सैमुअल्सन की थी, जिनका उनका पेपर था 1954 का थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स। तो उसमें इसका डेफिनेटली रेफरेंस होगा, सैमुअल्सन का भी रेफरेंस होगा, और पब्लिक गुड्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्योंकि उनका रेफरेंस आएगा। और उसमें से किस तरह टिबू जो है लोकल पब्लिक गुड्स के लेवल के ऊपर वो सैमुअल्सन से डिफर करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर था इस मामले में ये। और जो तो मैं पेपर क्या है, मतलब टिबू मॉडल बेसिकली है क्या, उसके अजम्पशंस क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। शायद मैंने इंट्रोडक्शन खासा लंबा कर दिया, सॉरी फॉर दैट। अब हम चलते हैं टिबू मॉडल पे। तो सैमुअल्सन की वो बेसिक चीजें बताते हैं, डिटेल नहीं बता रहा। सैमुअल्सन ने पब्लिक गुड्स की एक डेफिनेशन दी, और सैमुअल्सन की पेपर का नाम था प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स, जो 1954 में प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक गुड्स, जिन्होंने कहा था कि वो गुड्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 2 चीजें हैं, जो कि नॉन राइवल कंजम्पशन एंड, भाई मैं किनारे पे से लिख रहा हूं ताकि स्पेस बचा लूं, बार बार इरेज ना करना पड़े, एंड नॉन फीजिबल एक्सक्लूजन। अब इसके बारे में मैं तफसील नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं, इजी क्लासेस पे ये है। बहरहाल नॉन राइवल कंजम्पशन ये है कि एक का कंजम्पशन जो है दूसरे के कंजम्पशन को इस मामले में अफेक्ट करता है कि जितना वो कंज्यूम कर लेता है उतनी अवेलेबिलिटी उस गुड की टू दैट एक्सटेंट कम हो जाती है। और नॉन फिजिबल एक्सक्लूजन का मतलब ये है कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वर्ड यूज नहीं हुआ है, नॉन फिजिबल उन्होंने भी यूज किया था, कि ये फिजिबल नहीं होता है कि अगर वो गुड प्रोवाइड की जा रही है तो आप किसी को रोक सकें उसके इस्तेमाल करने से। अच्छा, चूंकि एक्सक्लूजन जो है वो नॉन फिजिबल है,
तो लोग अपनी प्रेफरेंस क्यों बताएं? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये गुड प्रोवाइड की जाएगी तो हम भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो प्रॉब्लम है यहां पर फ्री राइडर की, जैसे कहते नहीं मुफ्त की सवारी, वो है। और जब गुड प्रोवाइड की जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी है, प्रोविजन की कॉस्ट तो है ही है। अब वो प्रोविजन चूंकि उनको रोका नहीं जा सकता इस्तेमाल करने से, तो मार्केट के थ्रू नहीं आ सकता। चूंकि रोका नहीं जा सकता तो अपनी प्रेफरेंस नहीं बता रहे हैं, और चूंकि प्रेफरेंस नहीं बता रहे हैं तो डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, और डिमांड कर्व नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता तो मार्केट फेल हो जाती है। तो बहरहाल टैक्सेस के थ्रू होता है, तो इसको टैक्सेस से फाइनेंस किया जाता है। जो टैक्सेस से भी फाइनेंस किया जाता है वो भी हम ही आप देते हैं, लेकिन फर्क है थोड़ा सा। प्राइस और टैक्सेस में क्या फर्क है ये भी वीडियो मिल जाएगा इजी क्लासेस पे। तो ये हो गया सैमुअल्सन की बैकग्राउंड, और ये दो उनकी कंडीशन। अच्छा, अब हम आते हैं एक चीज जिसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। आप कहेंगे दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और टीबू का मॉडल की तस्करा नहीं हो रहा है। फिस्कल फेडरलिज्म, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं। फिस्कल फेडरलिज्म वहां पर खास तौर से जहां पर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं, जैसे सेंटर है, सेंटर है, उसके नीचे कई सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स होंगे, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, और इनके नीचे लोकल गवर्नमेंट। ओके, सारी कंट्रीज में जरूरी नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट हो। एडमिनिस्ट्रेशन फेडरल हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पैसा आता है, लेकिन जब हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस लेवल के ऊपर एक एंटिटी जिसको गवर्नमेंट कहते हैं वो एग्जिस्ट करती है, जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है टैक्स लगाने का, यानी टैक्स के बारे में डिसाइड करने का, और एक्सपेंडिचर को डिसाइड करने का। यानी अब आप कहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी तो एक्सपेंडिचर करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां से गवर्नमेंट से मिल जाता है पैसा, और उसको वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी के हिसाब से गाइडलाइंस भी वहीं से आ जाती हैं, उसके हिसाब से वो एलोकेट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो जहां डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट्स है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट के लेवल पे गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट है, जो कि 93 और 94th अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट क्रिएट की गई थी। गांवों के लिए पंचायती राज है, और शहरों के लिए जो उनकी नगर पालिका वाला सिस्टम है वो है। इनके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शंस हैं। इसके ऊपर भी फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर भी इजी क्लासेस का इसमें मौजूद है शायद, तो वो देख लीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा सबका डिस्क्रिप्शन सबका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दूं। तो लेकिन कुछ जगहों पे लोकल गवर्नमेंट नहीं भी होती है, तो खाली स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती। तो जहां पर गवर्नमेंट की लेयर्स हैं वहां पर ऑब्वियसली आपको ज्यूरिसडिक्शन तय करना है कि कौन सा टैक्स सेंटर लगाएगा, कौन सी जिम्मेदारी खर्चे की सेंटर उठाएगा, कौन सा टैक्स स्टेट के हाथ में होगा, कौन से खर्चे की जिम्मेदारी, कौन सी सर्विसेज, कौन सी पब्लिक गुड्स। सारे गवर्नमेंट का काम प्राइमरीली तो पब्लिक गुड ही प्रोवाइड करना है, क्योंकि वो मार्केट के थ्रू नहीं आ सकती, गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये इसकी बैकग्राउंड हो गई। अब पब्लिक गुड्स भी अपने आप में कई तरह की हो सकती हैं। कुछ हैं जो नेशनल पब्लिक गुड्स हैं, मिसाल के तौर पे डिफेंस। अब डिफेंस ऐसी चीज है कि स्टेट के लेवल पे तो उस पर कोई एक्सपेंडिचर होता नहीं है, और डिफेंस पे खर्चा भी बहुत होता है। तो या फॉरेन रिलेशन, डिप्लोमेसी, ये सारे खर्चे तो, और इन सब की हर इंसान को जरूरत है। मतलब हमें पता नहीं चलता कि इनसे हमें क्या फायदा हो रहा है, लेकिन हमें फायदा तो बहरहाल होता ही है। स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है, स्ट्रॉन्ग डिफेंस होता है, दूसरे कंट्रीज हमें आर्म ट्विस्ट नहीं करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारी सीमाएं सुरक्षित होती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो नेशनल पब्लिक गुड्स हुई, फिर स्टेट पब्लिक गुड्स हुई, जहां पर स्टेट्स, क्योंकि हर स्टेट करेक्ट एक तरह की नहीं होती। जैसे इंडिया को ले लीजिए, तो इंडिया में क्या हर स्टेट बिल्कुल एक तरह के लोग रहते हैं, उनकी एक तरह की जरूरत है, एक तरह का खाना पीना, एक तरह का पहनना ओढ़ना, एक तरह के टेरेंस जहां पर डेवलपमेंट का काम करें, तो किसी स्टेट को कुछ चाहिए, किसी स्टेट को कुछ चाहिए। तो स्टेट है। फिर लोकल लेवल के ऊपर कि उस जगह पे छोटी लोकेलिटी में, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी वाली आप ले लीजिए, चाहे गांव के लेवल पे ले लीजिए, उनके क्या रिक्वायरमेंट है, वहां विद इन स्टेट भी बहुत सारे डिफरेंस होते होंगे, और हर जगह लोगों की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। लोग अपनी प्रीफरेंस को रिवील नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो
जानते हैं कि अगर होगा खर्च तो हम भी इस्तेमाल कर ही लेंगे अगर प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी वो नहीं है, उनकी चॉइसेस नहीं है, चॉइसेस तो हैं, रिवील नहीं कर रहे। तो ये बैकग्राउंड आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, सैमुअल्सन की ये कंडीशन और ये फिस्कल फेडरलिज्म एक ब्रीफली मैंने बता दिया कि क्या चीज होती है, और इन दोनों के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अब मैं इसको इरेज कर दूं ताकि जगह थोड़ी सी बन जाए, इतना। तो अब टीबू पिक्चर में आते हैं। टीबू ने एक पेपर लिखा जो कि जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में छपा 1956 में, जिसका टाइटल था ए प्योर थ्योरी ऑफ लोकल एक्सपेंडिचर। ये इनका पेपर छपता है 1956 में, यानी 2 साल के बाद सैमुअल्सन के। अच्छा, सैमुअल्सन का पेपर कई मामलों में होता है कि एक बाकायदा थ्योरी आ गई, अब आपके सामने एक पिक्चर है कि उसको हम थ्योराइज किस तरह करेंगे। और सैमुअल्सन, आपको मालूम ही होगा कि सैमुअल्सन शुरू के ही नोबेल लॉरेट्स में से हैं। 69 में शुरू था, 70 में उन्हें मिला था, और ये कहते ये हैं कि यही उनका पेपर है जो कि अल्टीमेटली जिसकी वजह से ये थ्योरी आगे बढ़ी। और टीबू जो हैं उनका पेपर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो बेचारे उससे पहले डेथ हो गई जब नोबेल प्राइज ही शुरू हुआ था, तो हो सकता है कि चल के इनको भी मिल जाता, ऐन मुमकिन है। तो ये क्या कहते हैं कि लोकल लेवल के ऊपर ये मुमकिन है कि हम लोगों की प्रेफरेंस जान लें। वो कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने एक टर्म यूज किया, वोटिंग विद फीट। ये टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत पॉपुलर हुआ था, वोटिंग विद फीट। यानी लोग एक ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में मूव करेंगे जहां उनको बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, टैक्सेस कम होंगे, सिंपल, उस ज्यूरिसडिक्शन में। और ये बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे। लोकल गवर्नमेंट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो म्युनिसिपल लेवल हो सकता है, सिटी गवर्नमेंट हो सकती है और दूसरी गवर्नमेंट हो सकती है। अब मैं इनके ऊपर आ जाऊं कि इनके किस मामले में ये पब्लिक गुड्स को क्या उसी तरह डिफाइन कर रहे हैं जैसे सैमुअल्सन कर रहे थे, यानी नॉन राइवल कंजम्पशन और नॉन फीजिबल एक्सक्लूजन, या इनके यहां कुछ फर्क है। ओके, अच्छा, यानी ज्यूरिसडिक्शन बहुत सारे हैं भाई, एक स्टेट, एक सेंटर के नीचे बहुत सारी स्टेट्स हैं और स्टेट्स के ऊपर बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट बहुत सारी हैं, और लोगों को मालूम है कि यहां भी हम रह सकते हैं, यहां भी रह सकते हैं, यहां भी रह सकते हैं। तो उनके अजम्पशन में ही है कि हम एक ज्यूरिसडिक्शन से दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में मूव कर सकते हैं, अपने आप को रिलोकेट कर सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन नहीं है। मैं अजम्पशन लिख दूंगा 1 2 3 4। ओके, जो अजम्पशन मैं लिख भी दूंगा यहां पर कि कॉस्टलेस रिलोकेशन है उनका, कॉस्टलेस मूवमेंट है फ्रॉम वन ज्यूरिसडिक्शन टू अनदर ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, अब पहले इस बात पे आ जाएं कि टीबू के यहां क्या डेफिनेशन है लोकल पब्लिक गुड्स की। वो बात कर रहे हैं लोकल पब्लिक गुड्स की। लोकल पब्लिक गुड्स क्या हो सकती हैं? वैसे अगर अभी टीबू की डेफिनेशन ना लाएं, सिर्फ सैमुअल्सन वाली डेफिनेशन की हम बात करें, तो लोकल पब्लिक गुड्स हो सकती हैं सफाई सड़कों की, स्ट्रीट लाइट्स, मेंटेनेंस ऑफ द पार्क्स, मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक प्लेसेस, ये सारी चीजें जो हैं ये लोकल पब्लिक गुड्स हो गई। अच्छा, इन सारी चीजें जो हैं उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नॉन राइवल कंजम्पशन है, यानी अगर सड़कें क्लीन हैं तो मुझे भी उतना फायदा हो रहा है, आपको भी उतना ही फायदा हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि मैं अगर टैक्स नहीं दे रहा हूं या मैं मतलब मेरे लिए कुछ और लेवल होगा सफाई का, जब मैं जाऊंगा तो आदमी बैठा हुआ, थोड़ा सा कूड़ा फेंक दिया, अच्छा तुम बहुत इसको अपोज करते थे, तुम्हें सफाई नहीं मिलेगी, दूसरा निकला अच्छा ये तो पैसे देता, उन्हें जल्दी जल्दी सफाई कर दी, तो ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से और दूसरी चीजें हो सकती हैं। मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स है, बहुत अच्छा लगता है, लोकेलिटी साफ सुथरी, अच्छी सी स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं, देखे से जी खुश होता है। ये तो वो डेफिनेशन हो गया। टीबू कहते हैं कि लोकल पब्लिक गुड्स में जो नॉन फिजिबिलिटी है वो सिर्फ विद इन ज्यूरिसडिक्शन है, आउटसाइडर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। यानी अभी हम बात कर रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, किस तरह से नॉन फिजिबिलिटी विद इन ज्यूरिसडिक्शन। जब हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं
इसका मतलब एक म्यूनिसिपल एरिया या एक लोकल गवर्नमेंट एरिया से दूसरे गवर्नमेंट में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अलीगढ़ से निकल के आप बुलंदशहर पहुंच गए, ये छोटे टाउन की बात करें तो सिकंदराबाद से निकल के आप किसी और हाथरस पहुंच गए, समथिंग लाइक दैट। तो विद इन ज्यूरिसडिक्शन नॉन फीजिबल है, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, मतलब उसके यूज करने से उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन वो नॉन फीजिबिलिटी सिर्फ लोकल लोगों के लिए है। अगर कोई बाहर से आएगा तो उनको पैसा देना पड़ेगा, तो उनको हम रोक सकते हैं, जो बाहर से आकर रिलोकेट होंगे, अब यहां रहेंगे तो हम नहीं रहने देंगे जब तक, क्योंकि वो तो काउंट हो सकता है ना। तो नॉन फीजिबिलिटी विद इन ज्यूरिसडिक्शन है ओनली फॉर आउटसाइडर who want to move to this jurisdiction, exclusion is feasible. तो ये बहुत बड़ा फर्क हो गया। अच्छा, अब दूसरी क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी? नॉन राइवल कंजम्पशन, ठीक है। हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोनों में, हालांकि दोनों ही है, लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कहला जाते हैं, क्योंकि फिजिबिलिटी तो टेक्निक्स की बात है, हो सकता है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए आप उसे एक्सक्लूड कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रल लंदन में जैसे आपने मूव किया, वैसे आपका गाड़ी का नंबर आ गया और आपको टैक्स देना है, कंजस्शन टैक्स, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे। एक्सक्लूजन में अगर आप सेमुल्सन की बात करो, सॉरी नॉन राइवलरस जो कंजम्पशन है उसकी अगर आप बात करें, तो सेमुल्सन के यहां यह है कि हर बंदा एक ही क्वालिटी को कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अगर लोग बढ़ रहे हैं तो क्वालिटी वही रह रही है, यानी अगर उसके ऊपर और खर्च किया जाएगा तो क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी लोगों के बढ़ने से नहीं बढ़ रही है, ओके। तो नॉन राइवलरस कहें हम इसको, नॉन राइवलरस ओनली व्हेन people are not increasing, यानी उस ज्यूरिसडिक्शन के रहने वाले लोग जो हैं वो उसको कर रहे हैं, उनमें कोई कंजम्पशन की राइवलरी नहीं है। अच्छा, इनके डेफिनेशन के हिसाब से वो सारी चीजें भी आ जाएंगी जो अदरवाइज पब्लिक गुड्स की डेफिनेशन में नहीं भी आएंगे सैमुअल्सन के डेफिनेशन के हिसाब से। मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन भी पब्लिक गुड हो सकती है, कि एक ही क्वालिटी की एजुकेशन इस ज्यूरिसडिक्शन में मिलती है और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती, और जो लोग भी उसमें रहते हैं तो वो अपने बच्चों को अगर भेजेंगे तो उनको उसी तरह की एजुकेशन मिलेगी। लेकिन ये कंजम्पशन राइवल हो जाएगा अगर दूसरे लोग यहां पर शिफ्ट होंगे, यानी क्वालिटी के इंक्रीज करने से वो राइवलरी नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोगों के बढ़ने से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब लोग बढ़ेंगे तो वो चूंकि उनको अपनी फैसिलिटी को इनहांस करना पड़ेगा, तो कंजम्पशन राइवल हो जाएगा उस वक्त, लेकिन विद इन ज्यूरिसडिक्शन जो नहीं है। अब हम आ जाते हैं इनके अजम्पशन के ऊपर। मेरे ख्याल से ये चीज समझ गए होंगे, या मैं थोड़ा सा पॉज ले लेता हूं ताकि आप लोग इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा लें सारी चीजों को, क्योंकि अब जो बातें करने जा रहा हूं वो थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसको भी मैं इतनी देर में रेस किए लेता हूं। तो अब इस मॉडल के जो टिबू मॉडल है लोकल पब्लिक गुड्स के लिए और लोकल पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, उनके अजम्पशंस में आपको बता दूं कि क्या है और उसके फिर इंप्लीकेशन क्या होंगे। नंबर 1, नो रिस्ट्रिक्शन on people's movement from one jurisdiction। अच्छा, एक चीज और, इस कॉन्टेक्स्ट में जहां जहां भी ज्यूरिसडिक्शन का बात कर रहा हूं मैं लोकल गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा हूं कि आप उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु जा रहे हैं या इंडिया से कनाडा जा रहे हैं।
फ्रॉम वन jurisdiction टू अनदर। ओके, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। नॉट ओनली पाबंदी नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियंस यानी ये लोकल गवर्नमेंट है, दे वांट कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम। वो लोग चाहते हैं इनवर्ड माइग्रेशन इज encouraged rather by the local politician या लोकल गवर्नमेंट कह लीजिए। डायरेक्ट गवर्नमेंट की जब बात करेंगे तो लोकल पॉलिटिशियन तो आ ही जाएंगे। तीसरी चीज है कि नो कॉस्ट ऑफ रिलोकेशन। तो कॉस्ट जो है रिलोकेशन की नहीं है, यानी मैं एक ज्यूरिसडिक्शन से, ज्यूरिसडिक्शन 1 से अगर ज्यूरिसडिक्शन 2 में मूव करता हूं अलोंग विद माय फैमिली, तो मेरी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है। चौथा है कॉस्ट ऑफ लोकल पब्लिक गुड इज शेयर्ड इक्वली बाय द पीपल, यानी सब लोगों पे बराबर बराबर पड़ रही है। और इसी से मिलता जुलता है, एक और कर दूं, इसी में भी हो सकता था, द एंटायर कॉस्ट ऑफ पब्लिक गुड प्रोविजन is financed by the local taxes। ओके, अच्छा, अब एक एक करके ये देख लेते हैं कि ये अजम्पशंस इनमें से कौन से रियलिस्टिक हैं, कौन से रियलिस्टिक नहीं हैं, और किस अजम्पशन का थ्योरी के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होने जा रहा है। बहुत सारे इसमें रियलिस्टिक भी होंगे, और किसी भी थ्योरी में अजम्पशन जो है वो 100% रियलिस्टिक नहीं भी होते हैं, लेकिन वो आपको एक फ्रेमवर्क फिर भी दे देते हैं, क्योंकि उसके बगैर तो कोई एनालिटिकल फ्रेमवर्क बन नहीं सकता। तो लोगों के मूवमेंट पे के ऊपर कोई वो नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह आके वो रह सकते हैं। अगर एक ज्यूरिसडिक्शन से, अगर मैं मिसाल के तौर पे अलीगढ़ में रहता हूं, अलीगढ़ से मैं बुलंदशहर जाना चाहूं तो बुलंदशहर, कोई पाबंदी तो है नहीं मेरे ऊपर बुलंदशहर जाने के ऊपर। लेकिन जब ये कहते हैं कि कॉस्ट नहीं है रिलोकेशन की, तो शायद कॉस्ट होगी, लेकिन थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो सकता है। लेकिन हो सकता है जब वो कॉस्ट से और बेनिफिट को कंपेयर करें तो निकल आए मतलब। लेकिन वो ये बिलीव करते हैं कि मैं विदाउट कॉस्ट यहां से वहां तक रिलोकेट कर सकता हूं अपनी फैमिली को, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर। अच्छा, जैसे लोकल गवर्नमेंट जो है इसको इनकरेज करती है, तो चार्ल्स टिबू तो मेरे ख्याल से शिकागो के आसपास, शिकागो में रहते थे, और इस तरह के वहां लोकल गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस में इस तरह की टेंडेंसी थी कि वो इनकरेज करते थे ज्यादा लोग रहें, क्योंकि ज्यादा टैक्स आएगा, ज्यादा फैसिलिटीज वहां पर क्रिएट होंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि अनरियलिस्टिक हो, क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि बहुत जगह उनके जुरिसडिक्शन में ज्यादा लोग आ जाएं। माइग्रेशन वैसे ही हमेशा एक इशू रहता है कि जो माइग्रेट करके आ रहे हैं वो कौन से हैं, एक्स को वोट देंगे कि वाई को वोट देंगे, हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं, ये सारी चीजें बहरहाल यहाँ रहती हैं। ओके, तो और क्या है, अच्छा, कॉस्ट जो है वो सारी की सारी फंड होगी टैक्सेस से, जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन ही में लगाए जाएंगे, उस लोकल गवर्नमेंट लगाएगी, और सारी कॉस्ट इक्वली शेयर होगी। ये अजम्पशन देखा जाए तो अनरियलिस्टिक नहीं है अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास टैक्सेस के बहुत ज्यादा सोर्सेज नहीं है। ज्यादातर उनको तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। ठीक है, वहां पर उस तरह से उनके ऑटोनॉमी नहीं है जैसा कि ऑटोनॉमी दूसरे कंट्री, जैसे यूएस में लोकल गवर्नमेंट के बहुत पावर है, जो सिटी गवर्नमेंट्स कहलाती हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं,
एक बार मैं यूएस गया था, तो जिनके साथ हम थे वो अपने घर आए और आके रात के 12 बजे आए होंगे, तो उन्होंने सबसे पहले वो निकाल के लॉन मूवर निकाल के लॉन की घास काटना शुरू कर दिया। भाई थके आ रहे हो, तुम कहाँ से थक गए हैं, दूसरी जगह से कई 100 किलोमीटर चल के आ रहे हैं आप घास। तो बोले कल अगर घास मिल गई होगा तो पेनल्टी लग जाएगी इसके ऊपर लोकल गवर्नमेंट की, तुम्हारा सिटी गवर्नमेंट्स को पावर्स खासी हैं। ओके, अच्छा, तो अच्छा इसका अब आते हैं कि इसका इंप्लीकेशन क्या है मॉडल के ऊपर। जब हम कहते हैं कि कॉस्ट जो है वो इक्वली शेयर होगी और आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी बंदा अगर ये समझता है कि मुझसे जितने टैक्स लिए जा रहे हैं उस तरह की मुझे सर्विस नहीं मिल रही है, तो वो दूसरी लोकेलिटी में जाएगा, दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जा सकता है जहां पर उसको ये वाला अपने हिसाब से मिल जाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि इक्वली शेयर होगी कॉस्ट, और तो माइग्रेशन से पर यूनिट कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, यानी आप जो भी लेवल किसी सर्विस का आप तय कर लें, फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, क्लीनिंग एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसके ऊपर जो भी कॉस्ट आ रही है उसकी बहरहाल एक क्वालिटी होगी कि सफाई 2 बार होगी कि 1 बार होगी कि 3 बार होगी, ठीक है, कितनी बार वो गाड़िया के गार्बेज कलेक्शन होगा, कितने लोग उसमें एम्प्लॉय होंगे, लोग ज्यादा होंगे तो ये कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। तो ये माना जाता है कॉस्ट ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होती है, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर यूजिंग इट। जितने लोग यूज कर रहे हैं अगर वो डबल हो जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन फैसिलिटी आपकी बढ़ रही है तो कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ रही है। वहां पर एक तरह से देखा जाए कॉस्ट पर यूनिट नहीं बढ़ रही है, और अगर इसकी लेवल को बढ़ाया जाए, यानी अभी एक पर्टिकुलर लेवल की आपको लोकल पब्लिक गुड प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं कि अभी 1 बार सफाई होती थी अब 2 बार सफाई होगी, या अभी 1 पार्क है हम 2-4 और पार्क बना देंगे, तो इसका मतलब आप उसको इनहांस कर रहे हो, या लॉन को दूसरे तरीके से और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हो कि उसमें फाउंटेन भी लगा दिए, कुछ और आर्टिफिशियल लैंडस्केपिंग भी कर दी, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो कॉस्ट बढ़ेगी उसकी, लेवल बढ़ेगा, उस लोकल पब्लिक गुड की क्वालिटी का लेवल बढ़ेगा। जब लेवल बढ़ेगा तो कॉस्ट पर पर्सन अपने आप बढ़ जाएगी, तो कॉस्ट पर पर्सन जो है बढ़ेगी सर्विस की क्वालिटी के साथ साथ। अब मैं इसको मिटाऊं और ताकि आपको आगे की चीजें बताऊं, इतना आप भी ब्रेक ले लीजिए। चलिए मान लीजिए कि सी जो है वो कॉस्ट है, कॉस्ट पर पर्सन किसी भी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, यानी कॉस्ट पर पर्सन, कोई लोकल पब्लिक गुड है उसमें पर यूनिट कॉस्ट, यानी जितने लोग रह रहे हैं उसको यूज करने वाले, उसके लिए ये कॉस्ट है। सपोज Z जो है वो लेवल ऑफ द क्वालिटी ऑफ पब्लिक गुड, और जब पब्लिक गुड तो लोकली पब्लिक गुड की है, क्योंकि बार बार लोकल लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब जो है वो CZ जो है वो पर कैपिटा कॉस्ट होगी किसी भी उसको किसी भी लोकल पब्लिक गुड के लिए, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई पॉपुलेशन से कर देंगे तो टोटल निकल आएगा, यानी ये पर कैपिटा है, नंबर ऑफ पीपल हु आर यूटिलाइजिंग इट, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी किसी भी पब्लिक गुड का कोई पर्टिकुलर लेवल प्रोवाइड करने के लिए। तो बेसिकली CZ जो है वो है पर कैपिटा कॉस्ट फॉर प्रोवाइडिंग ए पर्टिकुलर लेवल ऑफ पब्लिक गुड, किसी पब्लिक गुड को प्रोवाइड एक पर्टिकुलर लेवल प्रोवाइड करने के लिए पर व्यक्ति कितनी एक्सपेंडिचर आएगा, कितनी कॉस्ट आएगा, वो ये है। और चूंकि हमारा अजम्पशन ये है कि सारी कॉस्ट जो है वो लोग ही देंगे, ठीक है, तो ये लोग रियलाइज उनसे इक्वली सब शेयर करेंगे, सबके ऊपर बराबर का बर्डन है, और टोटल कितनी होगी वो तय इससे हो जाएगा कि पॉपुलेशन कितनी है। अगर ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, लेकिन लोग भी बढ़ जाएंगे उसको शेयर करने वाले। तो बेसिकली पर कैपिटा कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब दूसरी चीज पे आ जाइए।
यानी अब लोग जो रहने वाले हैं वो खाली पब्लिक गुड तो कंज्यूम करने रहे, उन्हें और भी जरूरतें हैं, भी खाना भी खाना है, कपड़े भी पहनने हैं और दूसरी जरूरतें भी हैं जिनको पूरा करना है, ये सारी चीजें भी हैं। तो उनके लिए एक प्रीफर्ड लेवल क्या होगा किसी भी पब्लिक गुड का, वो तो इसी तय करेंगे कि हम पब्लिक गुड्स के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कोई नहीं पूछ रहा कि तुम्हें किस लेवल की चाहिए हो, क्या चाहिए, वो ये बात अपने आप बताएंगे कि अगर मुझे अपने हिसाब से नहीं लगेगा तो मैं ये गांव छोड़ के चला जाऊंगा, किसी और को लगेगा यहां अच्छा हो रहा है वो है। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चे हैं, मुझे प्राइमरी एजुकेशन यहाँ अच्छी मिल रही है तो मैं इस लोकेलिटी में रहूंगा, बाहर से आने वालों के लिए तो है नहीं। और दूसरी लोकेलिटी में कोई और किसी पर्टिकुलर होगी, वो मैं वहां चलाऊंगा। इसको कहते हैं वोटिंग बाय फीट, कोई नहीं बता रहा। लेकिन अब जाहिर है अगर मैं इस गांव को छोड़ के जा रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मेरा कंट्रीब्यूशन जो कॉस्ट का है वो कम हो गया। ठीक है, पर व्यक्ति तो बढ़ जाएगी ना इन दैट केस, उस हिसाब से, जब तक कि उसको कंपनसेट नहीं किया गया या क्वालिटी को लोअर नहीं किया गया। तो इसलिए भी पॉलिटिशियन चाहते हैं, लोकल गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग आए और जाएं ना यहां से। ठीक है, तो प्रीफरेंस कैसे रिवील हो रही है? मूवमेंट से, कि मूवमेंट फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन 1 to 2, फ्रॉम 2 to 1, 2 to 3, 3 to 1। डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस हैं, यानी डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके अपने अपने एरिया, एक से दूसरी जगह मूवमेंट हो रहा है। और लोग क्यों मूवमेंट कर रहे हैं? इसलिए कि अगर मुझे पार्क्स बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है कि साहब थोड़ी सी मेरे इतनी एज हो गई है जिसमें खाली बैठ के, जब बेंच पे बैठ के एंजॉय करेंगे, कभी कभी आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया करेंगे, बाकी अच्छा लगेगा, फूल पत्तियां बाहर लगी हों, साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, तो मैं उसको प्रेफर करूंगा। मेरे छोटे बच्चे नहीं है कि जो मुझे जो स्कूल बहुत अच्छे खुले हुए हैं तो मुझे उससे कोई परेशान उससे हो तो मैं उसके लिए बिकॉज मैं क्यों बेयर करूं। तो ये सारी प्रेफरेंसेस लोगों की हो सकती हैं, ये कह रहा हूं। अच्छा, और जिनको ये लगेगा कि ये सारी चीजों प्रोवाइड करने की वजह से और इस पर्टिकुलर लेवल की चीजें प्रोवाइड करने की वजह से कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मेरी प्रेफरेंस नहीं है ये, तो मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा। और एक और खास बात है कि वो जब भी चला जाएगा, अगर उसे लगेगा इसी क्वालिटी की चीजें कोई दूसरा ज्यूरिसडिक्शन मुझे कम पैसों में मिल रहा है, वहां कॉस्ट कम है, तो ये किस चीज का रिजल्ट हो सकता है कि अगर इस ज्यूरिसडिक्शन के पॉलिटिशियन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां का, वो या तो करप्ट है या इनएफिशिएंट है या दोनों है, जो कि लार्जली केस होता है। तो क्योंकि मुकाबला तो अगर आप देखेंगे तो यही हो सकता है कहां पर कम करप्शन है और या कहां पर कम इनएफिशिएंसी है, ये नहीं होता कहां पर है कहां पर नहीं है, ज्यादा और कम में ही फर्क होगा। तो अगर करप्शन की या इनएफिशिएंसी की वजह से एक ज्यूरिसडिक्शन में उसकी वजह से अंडर प्रोविजन हो रहा है या मुझे लग रहा है कॉस्ट ज्यादा आ रही है और दूसरे का कम हो रहा है, इसी लेवल की फैसिलिटीज मिल रही है, तो मैं दूसरे का मूव कर जाऊं, क्योंकि कॉस्ट मेरे रिलोकेशन की नहीं, स्लाइटली वो हो सकता है। लेकिन बहरहाल एक मॉडल तो है टू थिंक ओवर के लोकल पब्लिक गुड्स का ये ट्रीटमेंट भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि हर आदमी का एक लेवल होता है कि उस लेवल तक वो पब्लिक गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि लोगों को दोनों चीजें चाहिए, प्राइवेट गुड भी चाहिए और पब्लिक गुड भी चाहिए, राइट। अच्छा, अब अगर वाई मान लो कि इनकम है, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, तो y माइनस जेड जो है, y माइनस सी जेड क्या है? कॉस्ट पर कैपिटा एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर लेवल ऑफ पब्लिक गुड, लोकल पब्लिक गुड। तो ये हमारा बन जाएगा, ये हो गई आफ्टर टैक्स इनकम। और जब मैं आफ्टर टैक्स इनकम कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि लोकल टैक्स की बात कर रहा हूं। अगर आपकी इनकम इतनी ज्यादा है कि सेंट्रल टैक्स लगेंगे, स्टेट टैक्स लगेंगे, वो अपनी जगह है, वो बिल्कुल। तो आफ्टर टैक्स इनकम मेरी बची y माइनस सी जेड। अच्छा, इसके ऊपर मैं खर्च करूंगा, और बाकी खर्चा जो है वो मैं उसके ऊपर प्राइवेट गुड्स पे करूंगा, और प्राइवेट गुड्स पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो दूंगा, और जो मेरी इनकम के ऊपर लग रहा है वो तो मुझे मिल ही टैक्स कट के रहा है या मिलने के बाद मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा, इसको अगर हम, यानी ये जो है, ये इक्वेशन जो है एक तरह से आपका बजट कंस्ट्रेंट जो है वो डिफाइन करती है। यानी इसको अगर हम फॉर्मली अगर ग्राफ पे मैं आपको प्रेजेंट करूं कि
ये है आपका कंजम्पशन ऑफ लोकल पब्लिक गुड, ठीक है। और यहां पर है, इसको हम x कह रहे हैं, हालांकि x एक्सेस में समझ लीजिएगा, x जहां पर हमने इसको डिफाइन किया था इसको आप x मान लीजिए, ठीक है। x इज इक्वल टू y माइनस सी जेड, जो कि आफ्टर टैक्स इनकम है। तो कंजम्पशन ऑफ जो पब्लिक गुड है वो जितना आप कंज्यूम करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों को वो मिला लें कॉस्ट से, ज़ाहिर अगर इतना कंज्यूम करेंगे और उसकी इतनी कॉस्ट आ रही है, तो ये दोनों लाइनें मिलके जो है एक तरह का आपका बजट कंस्ट्रेंट भी इस मामले में बताएंगी कि आपको ये स्लोप जो है वो ये बता देगा आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक गुड को इतना कंज्यूम करना चाहते हैं, यानी आपकी डिमांड इतनी है, तो इतनी कॉस्ट जो है वो x1 आपको बियर करनी पड़ेगी, और जो अमाउंट बच गया है x1 x2 वो आप पब्लिक गुड के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो ये एक तरह का आपका बजट कंस्ट्रेंट है, यानी आप मूव इसमें करेंगे। और इंसान जो है, कोई भी जो रैशनल बंदा है, और हमारा अजम्पशन हर इकोनॉमिक एजेंट को रैशनल मानता है, कोई भी थ्योरी हो कि फर्म है तो प्रोड्यूसर रैशनल है और कंज्यूमर है तो कंज्यूमर रैशनल है, तो हर एक में होता है। तो वो चाहेगा कि जो भी पब्लिक गुड का कॉम्बिनेशन उसका हो रहा है वो उसको ऑप्टिमम यहां पर मिले। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो किसी लोकेलिटी में, देयर आर मेनी ज्यूरिसडिक्शन, J1, J2, J3, बहुत सारे ज्यूरिसडिक्शन है। अब हर बंदे का अपना अपना प्रेफरेंस है, किसी से कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसको तो मालूम है ना, भले रिवील ना करे। अब वो ये देख रहा है कि मैं यहां पर रह रहा हूं, यहां पर मुझे टैक्स इसलिए ज्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि पब्लिक गुड्स जो हैं जिस तरह की प्रोवाइड की जा रही हैं उनके ऊपर कॉस्ट ज्यादा आ रही है, वो समझ रहा है। और मुझे यह तो चाहिए नहीं, इस लेवल की मुझे ये फैसिलिटीज नहीं चाहिए, तो अगर मुझे नहीं चाहिए, मैं ज्यादा दे रहा हूं, तो उसका एक तरह से वेलफेयर लॉस है। तो वो कहां जाएगा, यहां से मूव कर लेगा। तो उसका मूवमेंट ही ये बताएगा कि उसकी प्रेफरेंसेस क्या थी, या उसको लग रहा है कि इसी पैसों में दूसरे लोग बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं। वो लोग जो समझते हैं कि यहां उनको क्या कहते हैं उतनी चीज नहीं मिल रही है, तो वो यहां आ जाएंगे। यानी या तो गुड का ओवर प्रोविजन होगा या अंडर प्रोविजन होगा। मुझे कम चाहिए ये गुड ताकि कम पैसे लगे, और अगर वो ज्यादा मिल रही है, कंज्यूम तो सभी कर रहे हैं बराबर बराबर, पैसे भी सब पे बराबर लगे, मुझे चाहिए कम मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से, तो मैं दूसरी लोकेलिटी में जा सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन खुला हुआ है। दूसरा बंदा है जिसे ज्यादा चाहिए और कम मिल रही है, वो इस लोकेलिटी में आ सकता है किसी दूसरी पब्लिक गुड के अलावा। अभी हम एक पर्टिकुलर जिसकी ए की बात कर रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, देयर आर नंबर ऑफ पब्लिक गुड्स, उनको इसी तरह से उनके यहां पॉपुलेशन का मूवमेंट होगा। तो इस तरह से जो कंक्लूजन है इसका वो इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन ये है कि एलोकेशन जो है, एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड इज एफिशिएंट। हालांकि ये कहते हैं कि जैसे आप अगर पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड का वो देखेंगे तो कहेंगे भाई पब्लिक गुड में चूंकि आप वर्टिकल सम करते हैं, आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, तो एक ही चीज एक ही लेवल कंज्यूम कर रहे हैं, एक ही चीज कंज्यूम कर रहे हैं, सब लोग एक अलग प्राइस दे रहा है, एक दूसरा प्राइस दे रहा है, ठीक है। यहां पर एक पर्टिकुलर कॉस्ट सबसे रियलाइज करी जा रही है, उसकी प्रेफरेंस है कम, उसके हिसाब से ये चल रहा है। तो वो जब मूव कर जाएगा तो ये तरह का बैलेंस रेस्टोर हो जाएगा। यहां पर जो इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम हो रहा था उसकी वजह से दूसरे लोग आ जाएंगे जिन्हें वो चीज चाहिए थी, जिन्हें नहीं चाहिए थे वो चले जाएंगे, जिनके लिए ओवर प्रोविजन था जाएंगे, जिनके लिए अंडर प्रोविजन था वो जिनके लिए अंडर प्रोविजन था वो दूसरी जगह देखेंगे कहीं अपनी जगह, और जिनके लिए ओवर प्रोविजन है कहेंगे हम फालतू के पैसे दे रहे हैं। तो एक मूवमेंट इससे 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 से 2 पे, 3 से 1 पे, सब तरह का मूवमेंट जो रहेगा, तो अल्टीमेटली पॉपुलेशन भी उनकी उस तरह से सेटल होगी डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शंस में, जहां पर हर बंदा जिसकी जितनी चॉइस है उतना ही कॉस्ट वो पे करे, क्योंकि वो टैक्स जो दे रहा है वो प्राइस ही होंगे उसके लोकल पब्लिक गुड के। तो एफिशिएंट एलोकेशन जो है पॉसिबल है लोकल पब्लिक गुड के केस में। हो सकता है इसके ऊपर कोई और फिर टेबू जिंदा होते तो कुछ और करते, लेकिन फिलहाल इतना कि लोकल पब्लिक गुड में उसे रिवील करने की
जरूरत नहीं है, वो खाली अपने मूवमेंट से, जिसको वोटिंग बाय फीट कहा है या वोटिंग विद फीट कहा है, उससे वो अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर रहा है थ्रू मूवमेंट फ्रॉम वन टू अनदर ज्यूरिसडिक्शन। थैंक यू वेरी मच।